अमावस्या की वो काली रात मानो आसमान ने खुद अपनी आंखें बंद कर ली हों। चांद का कहीं नामो निशान नहीं था और काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी भयानक राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। हवा में अजीब सी ठंडक घोली थी, ऐसी ठंडक जो शरीर से ज्यादा आत्मा को झकझोर रही थी। गांव के किनारे बने छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल की टिमटिमाती लाइटें बार बार बुझने और जलने का खेल खेल रही थी, मानो वो भी इस रात से डर रही हों। अंदर लेबर रूम के पास अफरा तफरी मची हुई थी। नर्सों की घबराई हुई आवाजें, डॉक्टर के तेज कदमों की आहट साफ दर्शा रही थी कि ये रात कोई साधारण रात नहीं है। लेबर रूम के बाहर विनय बेचैनी से टहल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की वापसी होने वाली है। डॉक्टर साहब, अंदर सब ठीक तो है ना? अंदर क्या चल रहा है, कृपया मुझे सच बताइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब कंट्रोल में है। बस समय थोड़ा अजीब है। आज अमावस्या की रात है ना, बस इसलिए माहौल थोड़ा भारी लग रहा है। विनय झुंझलाकर बोले, डॉक्टर साहब, आप भी ना कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। ये कोई ग्रह नक्षत्र या अमावस्या का खेल नहीं है। मेरी पत्नी अंदर दर्द से तड़प रही है। उसी पल अंदर से नेहा की एक दर्द भरी चीख गूंजी, इतनी तेज और कंपा देने वाली कि जैसे लेबर रूम की दीवारें भी सहम गई हों। सिस्टर प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब और सह नहीं पाऊंगी। नेहा, हिम्मत रखो, बस कुछ पल और संभाल लो, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुम मजबूत हो। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 के पास पहुंच रही थी। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। हॉस्पिटल की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। कंपाउंडर घबराकर बोला, सर, ये हवा अचानक कैसे चलने लगी? अभी तो सब खिड़कियां बंद थी, फिर ये ठंडी झोंके अंदर कैसे आ रही हैं? विनय ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ अजीब तरह से झुक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के सामने नतमस्तक हो। ठीक 12 बजते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट एक सेकंड के लिए चली गई। अंदर से बच्चे के रोने की तेज आवाज आई। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। काफी मुश्किल घड़ी थी, लेकिन अब सब ठीक है। मेरे बच्चे को मुझे दिखाइए, आखिर कैसा दिखता है मेरा बच्चा। जैसे ही नर्स ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, होंठ सूख गए और वो घबराहट में बोली, डॉक्टर साहब, अभी जब मैंने इसे उठाया तो मैंने साफ साफ देखा इसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, जैसे कोई और भी इसके साथ ही यहाँ मौजूद हो। डॉक्टर ने सख्त स्वर में कहा, नर्स, डिलीवरी के समय अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता है। थकान और तनाव में कई बार आंखें धोखा खा जाती हैं। लेकिन उसी पल कमरे की खिड़की के शीशे में एक अजीब दृश्य उभरा। शीशे में एक बच्चे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। धुंधला सा चेहरा, लेकिन वो चेहरा एकदम नवजात शिशु जैसे था। विनय अंदर आ चुके थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप लोग अचानक ऐसे चुप क्यों हो गए? नर्स ने घबराकर जल्दी से बच्चे को कपड़े में कसकर लपेट दिया, मानो वह उसे विनय की नजर से छुपाना चाहती हो। यहाँ सब हमारे कंट्रोल में है। शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। आप बेकार की चिंता मत करो। लेकिन तभी बच्चा अचानक रोना बंद कर दिया। कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। नेहा घबराकर पूछती है, मेरे बच्चे को क्या हुआ? आप लोग अचानक इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? प्लीज मुझसे सच मत छुपाइए, मुझे बता दीजिए, मेरा बच्चा सुरक्षित है ना? नेहा जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप बेवजह चिंता कर रही है। डिलीवरी अभी अभी हुई है। आप बस आराम कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लेकिन सीमा के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसी समय बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। विनय चौंक कर बोला, इस वक्त मंदिर में कौन है? इतनी रात को वहां कौन जा सकता है? तभी कंपाउंडर
घबराया हुआ तेज कदमों से अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सर, मंदिर तो बंद है, दरवाजा के बाहर ताला लगा है, लेकिन अंदर की घंटी अपने आप लगातार बज रही है। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। नवजात बच्चा अचानक बिना पलक झपकाए छत की ओर देखने लगा। नर्स डर कर बोली, ये बच्चा ऊपर क्या देख रहा है? इसकी नजर छत पर ऐसे क्यों टिकी हुई है, जैसे वहां कोई खड़ा हो? डॉक्टर ने नजर उठाई। छत पर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन उसके ठीक ऊपर छत पर एक परछाई दिख रही थी, जो ठीक उसी बच्चे जैसे लग रही थी। नर्स चीख पड़ी, डॉक्टर, ये परछाई किसकी है? सामने तो नहीं दिख रहा, लेकिन छत पर वो आकृति कैसे दिखाई दे रही है? अचानक लाइट फिर से झपकी और परछाई गायब हो गई। बच्चा फिर रोने लगता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये सब हमारा भ्रम है। हम सब थके हुए हैं, इसलिए छोटी सी चीज भी हमें डर का एहसास करा रही है। लेकिन जैसे ही विनय ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चे के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज कमरे में गूंजी, मैं अकेला नहीं हूँ। विनय घबराकर धीमी लेकिन कांपती आवाज में बोला, आपने अभी सुना ना, जैसे हमारे अलावा यहाँ इस कमरे में कोई और भी मौजूद है। हाँ, किसी ने बिल्कुल साफ कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। ये आवाज हमने सच में सुनी है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, बस अब बहुत हुआ, और कोई बात नहीं होगी। बच्चा बिल्कुल सामान्य है। आप लोग अपने दिमाग पर काबू रखिए। आज की रात किसी को भी इस कमरे में अकेला मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ किसी का साथ रहना जरूरी है। विनय ने बच्चे की ओर देखा। वो शांत था, लेकिन उसकी नजरें अब भी छत के उसी कोने पर टिकी थी। बाहर तेज हवा फिर चलने लगी। अमावस्या की रात और गहरी हो गई, और उसी क्षण हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपने आप एक और नाम जुड़ गया। पहला नाम आरुष, सन ऑफ विनय शर्मा, और उसके ठीक नीचे अज्ञात। 10 years later. 10 साल बीत चुके थे। आरुष अब एक शांत स्वभाव का बच्चा था। कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा किसी अनदेखी चीज को ढूंढती रहती थी। नेहा कई बार नोटिस कर चुकी थी। आरुष कभी कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर धीमे धीमे बातें करता था। एक रात नेहा रसोई से काम खत्म करके आरुष के कमरे के पास से गुजरी। अंदर से फिर आवाज आई, नहीं, आज नहीं, मम्मी देख लेंगी। नेहा ठिठक गई। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से फिर आवाज आई, तुम बार बार ऐसा क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारा हूँ? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? नेहा तुरंत कमरे के अंदर गई। कमरे में हल्की नीली नाइट लाइट जल रही थी। आरुष बिस्तर पर अकेला बैठा था। तुम अभी किससे बात कर रहे थे बेटा? कमरे में तो और कोई है ही नहीं। फिर तुम किससे इतनी देर से फुसफुसा रहे थे? आपने सुन लिया क्या मम्मी? वो यही था, मैं उसी से बात कर रहा था। हाँ, मैंने साफ सुना है। अब सही सही बताओ, किससे बात कर रहे थे तुम? आरुष ने धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर इशारा किया। उसकी आंखें उसी दिशा में टिकी हुई थी। वो यही था, अभी इसी कोने में खड़ा था, वही मुझसे बातें कर रहा था। नेहा ने घबराकर उस तरफ नजर घुमाई, लेकिन कोना पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। वहां पर तो कोई भी नहीं है बेटा, शायद तुम्हारा भ्रम था। आप यहाँ आ गई ना, इसलिए वो चला गया। अभी कुछ देर पहले इसी कोने में खड़ा था। नेहा के रोंगटे एकदम खड़े हो गए। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। कौन चला जाता है बेटा? किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जो मेरे साथ आया था जब मैं पैदा हुआ था, तभी उसका भी जन्म हुआ था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अचानक अस्पताल की वो रात याद आ गई। आईने में दिखी दूसरी परछाई, रजिस्टर में लिखा अज्ञात नाम। आरुष, ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई बेटा? तुम ऐसे अजीब शब्द कहाँ से सीख रहे हो? उसी ने बताई है मम्मी, वही मुझे सब बताता है। जब आप लोग सो जाते हो तब वो मुझसे बातें करता है।
सच सच बताओ, उसका नाम क्या है बेटा? अगर वो सच में है तो उसका नाम तो होगा। बताओ उसका नाम क्या है? आरुष कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी नजर फिर उसी अंधेरे कोने पर टिक गई। फिर धीमी आवाज में बोला, वो कहता है जो मेरा नाम है वही उसका भी नाम है, और वो कहता है हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। नेहा ने जल्दी से खिड़की चेक की, सब बंद था। तभी दीवार पर परछाई उभरी। नेहा की नजर दीवार पर गई। वहां एक लंबी पतली परछाई साफ दिख रही थी और वो एकदम आरुष जैसी थी। ये कौन है बेटा जो बिल्कुल तेरे ही जैसा दिख रहा है? चेहरा, आंखें, सब कुछ तुझसे मिलता जुलता कैसे हो सकता है? मम्मी, यही है जो मेरे ही साथ जन्म लिया था और मेरे से बात करता है, लेकिन आज वो खुश नहीं है। क्यों बेटा? भला आज ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से वो नाराज हो गया? मम्मी, क्योंकि आज आपने उसे देख लिया, इसीलिए वो नाराज हो गया। अचानक कमरे में हल्की गूंजती हुई आवाज फैलने लगी, आरुष। जैसे कोई बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में उसका नाम लिया हो। बेटा, ये जो आवाज अभी गूंजी है, क्या ये उसी की है आवाज है? आरुष मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आज कुछ अलग थी। होंठ हल्के से टेढ़े हो गए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कह रहा है, आप डरती क्यों है मम्मी? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, फिर मुझसे ऐसे दूर क्यों खड़ी है? चुप रहो आरुष, अब एक शब्द भी मत बोलना। अचानक कमरे का आईना धुंधला होने लगा। नेहा ने पलट कर आईने को देखा। आईने में आरुष खड़ा था, लेकिन असली आरुष तो बिस्तर पर बैठा था। आईने वाला आरुष धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मम्मी, आप मुझसे डरती क्यों है? एक माँ अपने बेटे से कैसे डर सकती है? तभी बेड पर बैठा आरुष बोला, मम्मी, अब वो बाहर आना चाहता है। बहुत देर से कह रहा है कि उसे और अंदर नहीं रहना, अब उसकी बारी है। नेहा जोर से चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारा भ्रम है। कोई बाहर नहीं आएगा, समझे तुम? और अपने बच्चे को पकड़ लिया। तभी आईने में दरार आ गई, जिससे भारी चटाक की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर विनय दौड़ते हुए कमरे में आए। क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आई है? जैसे कोई भारी सामान गिरा हो। देखो, दीवार पर परछाई है, और तो और वो बिल्कुल हमारे आरुष जैसे दिख रही है। विनय ने दीवार की तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई परछाई नहीं दिखी। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? वहां तो कोई भी नहीं है। तुम शायद डर की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ हम 3 लोग के अलावा चौथा भी मौजूद है। पापा, आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे हो? वो तो यही खड़ा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा? विनय ने सख्ती से कहा, बस बहुत हुआ ये सब, अब और एक शब्द नहीं। कल ही हम पंडित जी के पास चलेंगे और इस बात का अंत करेंगे। अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अचानक फिर से लाइट आ गई। कमरा सामान्य था, लेकिन दीवार पर अब एक छोटा सा काला हाथ का निशान था। उस निशान को देखकर विनय घबरा गए। ये किसने किया? ये हाथ का निशान अचानक दीवार पर कैसे बन गया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये काला सा निशान आया कहाँ से? ये हाथ का निशान उसी ने बनाया है पापा, और वो चाहता था कि आप भी मान ले कि वो सच में यहाँ था। वो क्या चाहता है बेटा? जब वो तेरे से बात करता है तब कुछ तो बताया होगा ना? आरुष की आंखें कुछ पल उस हाथ के निशान पर टिकी रही, फिर शांत आवाज में बोला, वो कहता है समय आने दो, जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। घड़ी में 12 बज चुके थे और उसी समय दीवार पर फिर से परछाई प्रकट हुई। वो धीरे धीरे लंबी होती गई, जब तक कि वो छत तक नहीं पहुंच गई। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उस रात के बाद आरुष कभी भी अपने कमरे में अकेला नहीं सोया। आरुष
अब 11 साल का हो चुका था। घर में जो हो रहा था वो अब तक सिर्फ परिवार तक सीमित था, लेकिन अब वो चीज बाहर आने वाली थी। आरुष अब स्कूल जाने लगा था। वह स्कूल पहुंचा ही था, तभी उसका दोस्त राहुल उससे बोला, आरुष जल्दी चल, फुटबॉल मैच शुरू हो गया है। सब बच्चे मैदान में पहुंच चुके हैं और तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आरुष ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आज वो कुछ ज्यादा ही चुप था। राहुल उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ दोस्त, आज फिर रात भर नींद नहीं आई क्या? तेरी आंखें इतनी लाल और थकी हुई क्यों लग रही हैं? वो कह रहा था आज स्कूल में मिलेगा। कौन कह रहा था दोस्त? तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ, मैं भी समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आरुष ने बात पलट दी। कुछ नहीं दोस्त, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बातें बना रहा था। घंटी बजते ही सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। हर कोई अपनी सीट पर बैठ गया। क्लासरूम में मैडम पढ़ा रही थी। सब बच्चे अपनी कॉपी खोलो और जो मैंने कल याद करने के लिए बोली थी उसका रिवीजन करो। राहुल ने धीरे से आरुष से कहा, तू अभी भी डर रहा है क्या? तुझे देखकर तो साफ लग रहा है तू डरा हुआ है। मैं नहीं डरता, लेकिन आज वो बाहर घूमना चाहता है, इसलिए मैं थोड़ा सतर्क हूँ और हर कदम पर ध्यान दे रहा हूँ। कौन वो किसकी बात कर रहा है? क्या तो पागल हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है? तभी क्लास का दरवाजा खुला। चपरासी अंदर आया। मैडम जी, प्रिंसिपल सर ने आरुष को अपने ऑफिस में तुरंत बुलाया है। पूरी क्लास आरुष की तरफ देखने लगी। जाओ बेटा, प्रिंसिपल सर से मिलकर आओ। आरुष उठकर बाहर चला गया। उसी समय स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चे हाथ धो रहे थे। तभी एक बच्चे ने अचानक चिल्लाकर कहा, अरे आरुष, यहाँ क्यों खड़ा है जबकि अभी तुझे प्रिंसिपल सर बुलाए हैं? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? बाथरूम के कोने में आरुष खड़ा था, लेकिन एकदम स्थिर। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब शक्ति उसे वहीं रोक कर खड़ा किए हुए हो। अरे तू प्रिंसिपल सर के पास नहीं गया क्या? हमें लगा था कि तू तुरंत उनके ऑफिस जाएगा, फिर तू यहाँ क्यों खड़ा है? पहले बच्चे ने पूछा, लेकिन आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वो आरुष मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी। उसने बहुत भारी आवाज में कहा, आज मैं बाहर आया हूँ इस दुनिया को देखने। बच्चे डरकर वहां से भाग गए। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में आरुष पहुंच गया। आरुष बेटा, तुम अभी बाथरूम में थे ना? प्रिंसिपल की बात सुनकर आरुष हैरान रह गया। नहीं सर, मैं तो अभी क्लासरूम से आ रहा हूँ। कमल के पास रुक गया था, इसलिए यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। झूठ मत बोलो आरुष, 2 बच्चों ने तुम्हें अभी बाथरूम में देखा है। वे साफ साफ बता रहे हैं कि तुम वहां थे। अब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। सर, वो मैं नहीं था, मैं वहां बिल्कुल नहीं गया। मेरी बात का विश्वास करिए। तो फिर वो कौन था? क्या तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई दूसरा लड़का है या कुछ और बात है? आरुष की आंखें नीचे झुक गईं। वो जो मेरे साथ आज स्कूल आया था, शायद वही बाथरूम में होगा। प्रिंसिपल ने सख्त होकर कहा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या आरुष? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर देख लो, वो मेरे जैसे ही दिखता है। प्रिंसिपल गुस्से में बाहर निकले। सब लोग बाथरूम की तरफ गए। जब वो बाथरूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर 2 काले हाथों के 2 निशान थे, एक छोटा और एक थोड़ा लंबा। प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, ये किसने किया? ऐसा भला मजाक कौन कर सकता है, और वो भी इतनी अजीब और डराने वाली हरकत करके? वो नाराज है सर, शायद उसी ने ये हाथ का निशान बनाया होगा, क्योंकि जब भी वो गुस्सा होता है तो कुछ अजीब हो जाता है। कौन वो? तुम इतनी देर से आखिर किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वहां मैडम जी आती है। उनके कदम जल्दी जल्दी और हल्के कांप रहे थे
और चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोली, सर ये बच्चा ठीक नहीं है, इसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही है। कृपया तुरंत इसके घर वालों को बुलाइए ताकि उन्हें स्थिति के बारे में पता चल सके। प्रिंसिपल सर ने तुरंत उन्हें फोन किया और गंभीर आवाज में कहा कि वे तुरंत स्कूल आए और पूरे मामले की जानकारी ले विनय और नेहा को तुरंत स्कूल बुलाया गया ताकि वे तुरंत बच्चों के पास पहुंचे और इस पूरे मामले को देख सके। क्या हुआ प्रिंसिपल सर, हमें अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्या स्कूल में कुछ अजीब घटा है? आपके बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। इसे एक ही समय पर 2 जगह देखा गया है। विनय ने सख्ती से कहा, ये असंभव है। भला एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? अंकल जी, वो दीवार के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें काली थीं और उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। राहुल की बात सुनकर नेहा के हाथ काम गए। लगता है वो बाहर आ रहा है। अब तक जो अंदर छिपा हुआ था वो धीरे धीरे सामने आने की कोशिश कर रहा है। अचानक आरुष की आवाज बदल गई, धीमी लेकिन बहुत ही भारी हो गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बाहर आ चुका हूँ और इतने समय से जो मुझे दबाकर रखा गया था, आज वो सारी बंदिशें टूट चुकी है। अचानक पूरे स्कूल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में घबराए हुए बच्चों की चीखें पूरे स्कूल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे वहां सिर्फ सच्चाई टिकती है, झूठ या बुरी आत्मा नहीं। सुबह सुबह विनय, नेहा और आरुष घर से बाहर निकले। नेहा ने आरुष का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। डर मत बेटा, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति टिक नहीं पाती। मैं नहीं डर रहा, लेकिन वो थोड़ा बेचैन है, जैसे उसे किसी बात की जल्दी हो और वो अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता। बस अब ये वो वाली बात बंद करो। आज सब साफ हो जाएगा, सच सामने आएगा और हमेशा के लिए ये भ्रम खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। उसके कदम भारी थे और हर कदम के साथ जैसे माहौल और भी रहस्य से भरता जा रहा था। मंदिर की सीढ़ियां पर पंडित हरिनारायण जी घंटी बजा रहे थे। पंडित जी उन्हें देखते ही बोले, तुम लोग आ गए, लेकिन तुम लोग यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा दिया? उनकी बात सुनकर विनय चौंक गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में डर साफ दिखाई दिया। पंडित जी, आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? हम तो आपको सूचना भी नहीं दिया था। पंडित ने आरुष को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गंभीरता झलकने लगी और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ये बच्चा अमावस्या की रात पैदा हुआ है ना? हाँ पंडित जी, ये अमावस्या की रात ही पैदा हुआ था और ठीक 12 बजे इसका जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर अचानक दीपक की लौ तेज भड़क उठी। आरुष ने मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये जगह मुझे रोक नहीं सकती। उसकी बात सुनकर पंडित जी आश्चर्य से बोले, कौन बोल रहा है? आरुष, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अचानक आरुष की आवाज बदल गई। जिसे तुमने वर्षों पहले बांध दिया था, वो अब सामने खड़ा होकर अपनी मौजूदगी महसूस करा रहा है। उसकी बात सुनकर नेहा घबरा गई और उसके चेहरे में डर और चिंता की भावना फैल गई। पंडित जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। पंडित जी धीरे धीरे हवन कुंड के पास गए। अपनी पूरी गंभीरता और ध्यान के साथ वहां खड़े हुए और फिर मंत्रोच्चार करना शुरू किया। ओम क्लीम कालिकायै नमः, ओम क्लीम कालिकायै स्वाहा। अचानक तेज हवा चली। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरुष जोर से हंसा। पंडित, आज मंत्र काम नहीं करेंगे। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। पंडित ने आरुष के माथे पर तिलक लगाया।
जैसे ही तिलक आरुष के माथे को छुआ, वो जोर से चीखा। आहा, इसे मेरे माथे से हटाओ, ये मेरे शरीर को अग्नि जैसे जला रहा है। विनय ने उसे धीरे से कसकर पकड़ लिए और आंखों में चिंता और स्नेह लिए बोले, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में हर चीज अपने आप सही हो जाएगी, बस धैर्य रखो। अचानक मंदिर की दीवार पर एक परछाई उभरी, लेकिन वो आरुष की नहीं थी। वो उससे लंबी, पतली और विकृत थी। हे भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरी आंखों के सामने जो भी है वो तो मेरे कल्पना से भी परे है। पंडित जी, ये परछाई जो यहाँ अचानक प्रकट हुई है, ये आखिर किसकी हो सकती है? पंडित ने भारी स्वर में कहा, ये कोई साधारण या अज्ञात परछाई नहीं है। इसके पीछे की शक्ति बहुत प्रबल है और इसका नाम अंश है। पंडित जी, ये अंश आखिर है कौन और इसका मेरे बेटे से क्या संबंध है? अमावस्या की रात जो बच्चा ठीक 12 बजे जन्म लेता है, उसके साथ उसका एक अंश भी जन्म लेता है। एक ऐसा हिस्सा जो उसकी आत्मा का अंधेरा रूप होता है। तो क्या ये हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? जब तक ये दोनों अलग हैं, तक वो तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिस दिन ये एक हो गए, हम अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। दो आवाजें एक साथ गूंजी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित जी ने जोर से कहा, अंश सुन ले, इस मासूम शरीर को अभी तुरंत छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शरीर मेरा भी है, तो भला मैं कैसे इस शरीर को छोड़ दूं? अचानक मूर्ति के पीछे की दीवार में दरार पड़ी। मंदिर हिलने लगा। विनय चिल्लाए, ये सब क्या हो रहा है? पंडित जी, इसे रोकिए ना, नहीं तो मंदिर की दीवार टूट जाएगी। पंडित ने आरुष के गले में पवित्र धागा डालने की कोशिश की, लेकिन धागा जलने लगा। आरुष धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। नेहा चीख पड़ी, पंडित जी, देखिए मेरा बेटा हवा में तैर रहा है, जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य बल काम कर रहा हो। इसे रोकिए ना। तभी आरुष के शरीर में मौजूद अंश बोला, अगली अमावस्या हम एक हो जाएंगे, फिर हमें दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आरुष को इस खतरे से बचाकर रहूंगा। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक हवन कुंड से तेज प्रकाश निकला। आरुष जमीन पर गिर पड़ा। फिर से सब शांत गया। दीपक की लौ सामान्य हो गई। दरवाजे खुल गए। कुछ देर बाद आरुष धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे क्या हुआ था? क्यों मैं अचानक हवा में उड़ गया और ऐसा अजीब डर महसूस हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। बस थोड़ा समय लगेगा, फिर सब सामान्य हो जाएगा। पंडित गंभीर होकर बोले, सुनिए, अगली अमावस्या तक इसे आईने से दूर रखिए। पानी में इसका प्रतिबिंब मत पड़ने दीजिए और रात 12 बजे इसे अकेला मत छोड़िएगा। अगर किसी कारण बस इसने आईने को देख लिया तो क्या होगा पंडित जी? तो अंश पूरी तरह बाहर आ जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। आरुष ने धीरे से पंडित की ओर देखा। फिर वो लोग वहां से वापस घर की तरफ चल दिए, लेकिन अभी भी अंश की आत्मा पूरी तरह से गई नहीं थी। अमावस्या की आखिरी रात आ चुकी थी। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। हवा बिल्कुल बंद थी और घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। पंडित ने साफ कह दिया था, आज रात 12 बजे इसे अकेला मत छोड़ना। लेकिन डर सिर्फ माता पिता को था। आरुष अजीब तरह से शांत था। ठीक हो ना बेटा? तुम्हें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? और सच सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मम्मी, मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगा रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। 11:58 हो गए थे। अचानक घर की सारी लाइट झपकी और ऊपर छत की ओर जाने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। आरुष धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। रुको बेटा, ऊपर मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है।
शांत रहो और नीचे आ जाओ। लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। मम्मी अब समय आ गया है, मैं कब तक इससे ऐसे ही डर के भागता रहूंगा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह काला था, एक भी तारा नहीं। हवा अचानक तेज चलने लगी। छत पर खड़ा आरुष बिल्कुल स्थिर था। फिर से वही परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। वो अंश था, इस बार वो पूरी तरह बाहर था। काले कपड़े जैसा धुंधला शरीर, लेकिन चेहरा बिल्कुल आरुष जैसा। नेहा और विनय छत पर पहुंचे। ऊपर का दृश्य देखकर दोनों जड़ हो गए। डरिए मत, हम पहले अधूरे थे, अपूर्ण थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। विनय जोर से चिल्लाया, तू मेरे बेटे से पूरी तरह दूर रह, उसके पास मत आ और उसे किसी भी तरह के खतरे में मत डाल। डर और चिंता के साथ अंश ने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, मैं इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो इसका एक अभिन्न हिस्सा हूँ। मैं इसके बिना अधूरा हूँ। तू आखिरकार क्यों बाहर आना चाहता है और अपने अस्तित्व को यहाँ जाहिर करना चाहता है? क्योंकि तू कमजोर है, तू हमेशा डरता है और मैं ही तेरी ताकत और साहस का आधार हूँ। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। तू सिर्फ मेरा डर है, मेरी कमजोरी को उजागर करने वाला। अंश धीरे धीरे पास आया। हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति और भी भारी और डरावनी होती गई। हम अब एक होंगे, हमारी ताकत अविभाज्य होगी और कोई भी हमें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर मैं तुझे मना कर दूं, तुझे रुकाने की कोशिश करूं तो तू पूरी तरह मिट जाएगा और मेरी पूरी ताकत से नष्ट हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही नेहा का पूरा शरीर कांप उठा। डर और असहायपन से भर गया। आरुष बेटा, प्लीज उससे बिल्कुल भी बात मत करो, वरना सब कुछ और बुरा हो जाएगा। नहीं मम्मी, अब इसे रोकने से कोई फायदा नहीं। अगर ये बाहर आना चाहता है तो इसे बाहर आने दीजिए। आरुष ने उसकी तरफ गहराई से देखा और फिर बोला, तू यदि सच में मेरा हिस्सा है तो आजा, बस एक कदम की ही तो दूरी है। अंश कुछ पल के लिए चुप हो गया हो। आरुष ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, तू बाहर इसलिए आना चाहता है क्योंकि तू खुद को अकेला महसूस करता है और अपने अंदर की कमी को भरना चाहता है। अंश की आंखों में पहली बार एक हल्का सा बदलाव आया, मानो उसके भीतर कुछ भाव धीरे धीरे जाग रहा हो। मैं हमेशा अंधेरे में रहता हूँ, मुझे रोशनी नहीं मिलती और यही कारण है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर तू वास्तव में मेरा हिस्सा है तो तुझे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तू हमेशा मेरे साथ है। क्या मतलब? इसका क्या अर्थ है? आखिर तू मुझसे क्या कहना चाहता है? मतलब मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे मिलूंगा नहीं। तू मेरे अंदर रहेगा पर मुझ पर हावी नहीं होगा। अंश गुस्से और हताशा से चिल्लाया, ये सब असंभव है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मुझसे ही तेरा अस्तित्व है, तुझसे मेरा नहीं। इसलिए मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तू डरा नहीं तो मेरी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और मैं अपने आप को खो दूंगा। अब समझा तू, तेरा असली अस्तित्व यही है। तेरी शक्ति और कमजोरी दोनों का आधार सिर्फ दूसरों को डराना है। अंश की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे उसकी असली उपस्थिति हवा में घुल रही हो। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। मैं हमेशा रहूंगा और मेरी मौजूदगी को कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे खत्म नहीं कर रहा, मैं तुझे अपने अंदर जगह दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे खुद को चलाने नहीं दूंगा। अंश की आंखों से अचानक काला धुआं निकलने लगा। हवा में फैलते ही चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और हर चीज डरावनी लगने लगी। तू बदल गया है आरुष, अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरी उपस्थिति और हाव भाव कुछ अलग और डरावना दिख रहा है। नहीं अंश, अब मैं पूरी तरह से जाग चुका हूँ और मैं पहले जैसी कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे तू डरा धमका सके। एक आखिरी चीख के साथ अंश धुएं में बदलकर धीरे धीरे वापस आरुष की परछाई में समा गया। छत पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सब खत्म हो गया मम्मी।
अब डर, खतरा और अंधेरा सब पीछे छूट गया है। आरुष, क्या वो चला गया? क्या अब हमें उससे और डरने की जरूरत नहीं है? आरुष ने धीरे धीरे मुस्कुराया, जैसे अंदर का डर थोड़ा कम हुआ हो और सब कुछ अब नियंत्रण में हो गया हो। नहीं पापा, वो कहीं नहीं गया, वो मेरा ही हिस्सा है। बस अब वो मुझ पर हावी नहीं होगा। बेटा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? मतलब हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है। अगर हम उससे डरते रहेंगे तो वो बाहर आ जाता है। अगर उसे स्वीकार कर ले तो वो हमें मजबूत बनाता है। आरुष ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार अमावस्या की रात में हल्की चांदनी सी झलक रही थी। पापा, अब मैं अकेला हूँ, अपने आप में पूरा हूँ और कोई भी मुझे कमजोर नहीं बना सकता। कुछ महीनों बाद घर के सभी आईने फिर से खोल दिए गए। आरुष सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन कभी कभी जब वो आईने में खुद को देखता तो उसकी परछाई एक पल के लिए हल्की सी अलग मुस्कुरा देती और फिर सामान्य हो जाती। आरुष बस हल्का सा मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो जान चुका था अंधेरा खत्म नहीं होता, उसे अपनाना पड़ता है।